नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आयशा और आज आप देख रहे हैं जागरण जोश की नई पेशकश डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर्स। सो बेसिकली रोजमर्रा की जिंदगी में या दिन के जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हम उनको वन लाइनर की फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहले एक प्रश्न होगा और फिर उसका एक आंसर होगा, ताकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई भी करंट अफेयर्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में चर्चा में रहा खार्ग द्वीप किस देश से संबंधित है। तो जैसे अभी जो है वो जियोपॉलिटिक्स में मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है यूएस और इजराइल। उस युद्ध के बीच में जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है वो है कि जो शिप्स हैं, जो बड़ी शिप्स हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं हो पा रहे हैं। और उसी में ईरान का एक बहुत ही मुख्य द्वीप है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि है खार्ग द्वीप। ये ईरान का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उससे अराउंड 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और 90% ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो इसी द्वीप से होता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति का प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन सा है। डिजिटल भुगतान क्रांति यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन, जो कि सरकार ने भी चलाया हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो मान लीजिए मैं अगर अपने फ़ोन से कोई पेमेंट करती हूँ तो अमाउंट एकदम डेबिट होता है और विद इन सेकेंड्स जो है वो पेमेंट हो जाता है। एक इंसान के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से अमाउंट जो है वो डेबिट होता है और दूसरे के में क्रेडिट हो जाता है। तो ये जो है वो यूपीआई के ही थ्रू हो रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न जो है वो है जलवायु परिवर्तन के कारण किस पर्वतीय क्षेत्र में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की चिंता जताई गई है। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर, जब हम ग्लेशियर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि बर्फ के वो बहुत बड़े आकार का ऐसा गोला जो कि एक बहुत ही ऊंची हाइट पर स्थित होता है और जिसका जो तापमान होता है वो बहुत ही कम तापमान में रहता है। ग्लेशियर्स की जब हम बात करते हैं तो ग्लेशियर्स में इतना पानी होता है अपने आप में कि वो जब पिघलते हैं तो नदियों में पानी आता है, लेक्स बन जाते हैं। और जब हम बोलते हैं कि फ्लड्स आ रहे हैं यानी कि पानी बहुत ही तेज बहाव से एक ऊंची सतह से नीचे आ रहा है, तो उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र यानी कि जो भारत का जो नदन मोस्ट पार्ट है वो। तो अगला प्रश्न है हाल ही में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में तेजी से उपयोग में आ रही प्रमुख तकनीक कौन सी है। शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। तो वो कौन सी तकनीक है जो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है। तो जो तकनीक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जो है वो एक ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है जो कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है और हर किसी की ज़बान पर ये है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आपका या किसी भी इंसान का वो काम जो अब मशीन कर पा रही है। जैसे कि आजकल हम लोग बहुत न्यूज़ में सुनते हैं कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया। तो ये सब जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट हैं जो कि हमारी लाइफ में एक रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये है भारत अपनी ऊर्जा नीति में किस प्रकार की ऊर्जा को भविष्य का प्रमुख स्रोत बना रहा है। ऊर्जा नीति यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसका उत्तर है नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है एक ऐसी तरह की एनर्जी जो कि जिसकी क्षमता उसके खत्म होने से पहले यानी कि जो कंजम्पशन की क्षमता है उससे ज़्यादा उसकी रिप्लेनिश होने की क्षमता है, यानी कि वो दोबारा उत्पन्न हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो है, जो इंडिया का एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात करें तो अगर 100% की बात करेंगे तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो सोलर एनर्जी का है। उसके बाद अगर हम बात करें विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी जो है इंडिया का वो अब बढ़ता जा रहा है और स्पेशली उसका जो रोल है वो गुजरात में जो है वो विंड एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है और ऐसे ही तमिलनाडु में भी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार की स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल कौन सी है जो हाल के वर्षों में चर्चा में रही है। तो जो हाल के वर्षों में चर्चा में रही है वो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन का जो है वो प्रोडक्शन हो सके। और इसकी एक खासियत ये है कि ये वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से बनता है, यानी कि जो H2O होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि उसे तोड़ा जाता है हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से कोई भी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका उत्पन्न नहीं होती हैं। तो इसी के साथ अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों ने किस बीमारी के टीकाकरण को मजबूत करने पर जोर दिया है। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियां यानी कि जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली, वो सब, तो वो कौन सी बीमारी है, तो वो है मीजल्स। तो अगर हम मीजल्स की बात करें तो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, यानी कि बच्चों में बहुत तेजी से फैलता है। और इससे बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि बच्चों को या फिर जिनको भी मीजल्स होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उनको फीवर बहुत आता है, उनको खांसी की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, बॉडी में रेड स्पॉट्स होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में कौन सा भारतीय एलपीजी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर सुरक्षित गुजरात के मुद्रा पोर्ट पहुंचा। तो जैसे कि अभी एक तरफ ईरान है और एक तरफ इजराइल और यूएस है, इनके बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है, इससे जो सबसे बड़ा संकट अभी उत्पन्न हुआ है वो है एलपीजी क्राइसिस का, क्योंकि एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एक ऐसी गैस है जो कि कुकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होती है। तो जिस वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जिससे इंडिया अपना मोर देन 60 to 70% ऑफ एलपीजी इंपोर्ट करता है, वहां से जहाज बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं। तो रिसेंटली जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पास करके भारत के गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पहुंचा है, उसका नाम है एलपीजी करियर शिवालिक। शिवालिक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके पास आ सकता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से जुड़ी अवधारणा को क्या कहा जाता है। समुद्री संसाधन जो वर्ड हम यूज करते हैं यानी कि मरीन इकोसिस्टम, तो उसको कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है जो समुद्री इकोनॉमी है, यानी कि जो मरीन इकोसिस्टम है उससे कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, उसको कैसे और बेटर बनाया जा सकता है ताकि वो इकोसिस्टम में और ज़्यादा यूजफुल हो और हमारी जीडीपी में भी एक बड़ा नंबर के साथ, बड़ा प्रतिशत के साथ वो कंट्रीब्यूट कर सके। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कोरल इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में जोर दिया है। तो इसका उत्तर है डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1948 में बनी थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। तो अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं तो वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर हेल्थ क्राइसिस होता है या हेल्थ इमरजेंसी होता है या हेल्थ से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी चीज जो होती है, उस पर सबसे पहले जो टिप्पणी आती है या सारी कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिस्कशन करना होता है तो डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको करती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है उसको इतनी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानते हैं क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जो उसका पार्ट है वो मोर देन 190 यानी कि अराउंड 190 to 195 जो हैं वो डब्ल्यूएचओ का पार्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रसिद्ध तमिल लेखक और कवि को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अभी जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो है वो अनाउंस किया गया है और ये मिला है तमिल लेखक गीतकार को जिनका नाम है आर वेरामुथु। तो ये तमिल लेखक या गीतकार, तमिल से मिलने वाला ये तीसरे ऐसे इंसान हैं जिनको तमिल कम्युनिटी से ये अवार्ड मिला है। इनके नाम पर बहुत सारे लेखक, बहुत सारे गीत, और ये एक बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं और ऑल ओवर फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर लेखक इंडस्ट्री हो या कोई भी जो फिल्म इंडस्ट्री है उनमें इनका बहुत नाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है 16 मार्च। तो 16 मार्च को हर साल नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे क्यों मनाया जाता है, तो वो ये है कि वैक्सीन की अवेयरनेस को लोगों में बढ़ाने के लिए नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन पर प्रमुख प्रभाव किस रूप में देखा जा रहा है। जलवायु पर परिवर्तन का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज, और कृषि उत्पादन यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसके प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ रहा है, तो ये है बढ़ता तापमान और अनियमित मौसम। तो सबसे ज्यादा असर क्लाइमेट चेंज का जो एग्रीकल्चर पे पड़ता है वो है जो
क्लाइमेट में फ्लक्चुएशन होती हैं और जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होती हैं। क्लाइमेट चेंज अभी एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है जिससे एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित होता है। अगर टेम्परेचर एकदम जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि अगर आप बात करें प्री इंडस्ट्रियल एरिया की, तो उसके कंपैरिजन में अभी जो है जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित एरिया होता है वो है बढ़ता तापमान और अनियमित मौसम। अगला प्रश्न है, टेनिस में इंडियन वेल्स 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल में ही टेनिस में इंडियन वेल्स 2026 का मुकाबला हुआ था और इसको जीता है जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर जो हैं ये इटली के हैं और इन्होंने जिस खिलाड़ी को हराया है उनका नाम है डेनियल मेडवेडेव, जो कि रूस के हैं। और जेनिक सिनर का ये पहला खिताब था इंडियन वेल्स 2026। तो अभी अगर प्रेजेंटली टेनिस का जो जनरेशन है, जो कि अब फेडरर जा चुके हैं, नडाल जा चुके हैं, मरे जा चुके हैं, पर अभी जो खिलाड़ी जो बिग फोर से अभी भी खेल रहा है वो है जोकोविच। तो उसके बाद की जो जनरेशन है उसमें एल्कराज और सिनर सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आ रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल का संस्थापक सदस्य है? तो इसका उत्तर है ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भारत जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर भी है, संस्थापक भी है। और कौन सी कंट्री के साथ है ये है फ्रांस के साथ, यानी कि फ्रांस और भारत ने मिलकर ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम, भारत में। और जो ISA का जो मेन मुद्दा है, जो थीम है, वो ये है कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें ये 15 प्रश्न है और अंत में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या करना है, आंसर अब सबका मैं तो नहीं बताऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाई गई थी वो क्या उद्देश्य था उसका जिससे वो बनाई गई थी। पहला, परमाणु ऊर्जा का विकास। दूसरा, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, कोयला उत्पादन बढ़ाना। और चौथा, जल विद्युतीय परियोजनाओं का विकास करना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ये बताएं ताकि हमें ये पता चले हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की वीडियो आगे भी लेकर आते रहें। धन्यवाद।